दोस्तों ये स्टोरी का 61 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। अभिमान को ऐसे देखकर आराध्या जल्दी से अभिमान के पास गई और उसे संभालती हुई बोली, सच में चक्कर आ रहे हैं? अभिमान ने बहुत ही मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? इतना कहकर उसने अपना एक हाथ आराध्या के गर्दन में लपेट दिया। आराध्या अभिमान को संभालती हुई बेड के पास ले आई और फिर उसे ठीक से बिठा दिया। फिर उसके सिर को हल्का हल्का दबाते हुए बोली, डॉक्टर को बुला लो। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। फिर उसने आराध्या की कमर पर हाथ लपेटते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए तो डॉक्टर, बेड, नर्स, वार्ड बॉय सब कुछ तुम ही हो। तुम मेरे पास रहती हो तो ना तो मुझे चक्कर आते हैं और ना ही जैसे ही तुम मुझसे दूर हो जाती हो मुझे मिचली सी हो जाती है। यह सुनकर आराध्या के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वह अभिमान के सिर को हल्का हल्का रब करते हुए बोली, मुझे पटाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अभिमान बोला, मैं तुम्हें पटा नहीं रहा, दिल की बात बता रहा हूँ। खैर छोड़ो, लब खिचड़ी खा लेता हूँ। आराध्या ने अब अभिमान के सामने खिचड़ी रख दी और थोड़ी देर बाद अभिमान और आराध्या दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। अभिमान बोला, सरगम की बर्थडे पार्टी पर तो चलोगी ना? आराध्या ने कहा, पता नहीं भाई, चलेंगे तो मैं भी चलूंगी। अभिमान को गुस्सा आने लगा, वह खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, साला 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 कहीं का। आराध्या बोली, कुछ कहा आपने? अभिमान बोला, नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। इतना कहकर उसने आराध्या का सिर अपने बाजू पर रखा और आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ युग किचन में गया। उसने देखा तो गरिमा खाना बना रही थी। युग ने अपनी जेब में से एक बोतल निकाली और उसे खाने में मिला दिया। गरिमा आंखें फाड़े युग को देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपने जहर क्यों मिला दिया? युग को हंसी आ गई। वह बोला, अगर खून माफ होते ना तो जहर ही मिला देता है। जहर नहीं है, नशे की दवाई है। अब मामा मामी खाएंगे और ऐसे सोएंगे कि सुबह 10 बजे से पहले नहीं आंख खुलेगी। गरिमा घबराते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप चले जाइए ना, मुझे नहीं जाना। मामा मामी उठ गई तो मुसीबत हो जाएगी। युग बोला, अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, बस तुम यह सब्जी कुछ भी करके मामा मामी को खिला देना। गरिमा ने समय देखा तो अभी 7:30 ही बजे थे। गरिमा बोली, लेकिन अभी तो 7:30 ही बजे हैं, वह 9 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे। युग बोला, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर युग किचन से बाहर गया और संतोष जी को आवाज लगाता हुआ बोला, संतोष संतोष। थोड़ी देर में संतोष बाहर आई। संतोष ने एक लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। युग संतोष जी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और बोला, या हुई ना बात, कौन कहेगा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? खामखा आपने आपको 5 मीटर की साड़ी में लपेटा हुआ था, अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर उसने संतोष का हाथ पकड़ा और बोला, चलो ना साथ में खाना खाते हैं। संतोष ने भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और युग संतोष को डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गया। फिर उसने गरिमा को इशारा किया तो गरिमा ने जल्दी से संतोष और उसके लिए खाना डाला। संतोष बोली, तुम भी खाओ ना। युग भी थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा क्योंकि गरिमा ने उसका खाना अलग दिया था और संतोष का अलग। थोड़ी देर बाद संतोष एक अंगड़ाई लेकर बोली, खाना तो बहुत अच्छा बना है। यह सुनकर गरिमा हैरान हो गई। आज से पहले तो संतोष ने कभी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी, लेकिन आज तो संतोष के तेवर ही अलग थे। युग बोला, हाँ मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा, चलो छत पर चलते हैं टहलने। संतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर चलने लगी, लेकिन तभी उसे भारीपन महसूस हुआ। वह पलट कर युग को देखकर बोली, युग मुझे नींद आ रही है। युग ने कहा, कोई बात नहीं, जाकर सो जाइए, छत पर तो हम कल भी टहलेंगे। संतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही युग ने गरिमा को देखकर आंख मारी और बोला, अब बचे मामा जी। गरिमा ने कहा, मामा जी को खाना मैं खिला दूंगी, आप अपने कमरे में जाइए। युग अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद सुभाष आया। गरिमा ने सुभाष को देखकर कहा, मामा जी, मामी ने तो खाना खा लिया, आपको भी लगा दूं? सुभाष बोला, इतनी जल्दी खा लिया? वह तो 9 बजे खाना खाती है, इससे पहले खाती नहीं। गरिमा बोली, हाँ लेकिन आज युग के साथ खा लिया। यह सुनकर सुभाष को बहुत बुरा लगा। वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, आज कल तुम्हारी मामी युग के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे घूमती हैं। गरिमा ने सुभाष के सामने खाना परोस दिया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। सुभाष खाना खाता हुआ बोला, मुझे यह लड़का ठीक नहीं लगता। गरिमा बोली, जी हाँ मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन क्या करें, किराएदार है ना, भगा भी तो नहीं सकते।
सुभाष बोला, अगर इसके ऐसे ही लक्षण रहे तो मैं भगा दूंगा। खाना खाने के बाद उसने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर उसने देखा तो संतोष गहरी नींद में सो रही थी। सुभाष संतोष के पास लेटा हुआ बोला, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आजकल के लड़के ने तारीफ क्या कर दी, उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगी, बेवकूफ औरत। गरिमा ने जल्दी से किचन का काम खत्म किया और एक बार मामा मामी के कमरे में झांक कर देखा। दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे और तभी पीछे से युग ने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना। कि युग के अचानक से बोलने से गरिमा डर गई और वह हल्की सी पलटी। उसका बैलेंस बिगड़ने वाला था कि युग ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे पकड़ लिया। गरिमा को युग के इस अचानक से पकड़ने से अजीब सा महसूस हुआ। युग और गरिमा एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद गरिमा ने अपना हाथ युग के हाथ पर रखा और उसे अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। युग अपने होश में आया और उसने गरिमा की कमर से अपना हाथ हटाकर कहा, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया। फिर बोला, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। गरिमा बोली, आप रेडी नहीं होंगे? युग बोला, अरे मुझे रेडी होने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगा। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तब तक युग बाहर ही अपने मोबाइल को लेकर खड़ा रहा। 20 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और गरिमा बाहर आई। गरिमा को देखकर युग के हाथ से उसका मोबाइल भी छूट गया। गरिमा ने एक ब्लैक कलर की बॉडी फिट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी वह ड्रेस एंकल लेंथ थी, साइड से कट लगा हुआ था। ड्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें तो गरिमा की खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। गरिमा को देखकर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे उसके पीछे झुनझुना बज रहा हो, गिटार बज रहा हो और भी बहुत सारी आवाजें। युग अपने होश में आया और बोला, मतलब मुझे हो गया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता। फिर वह गरिमा को देखकर बोला, यार तुम तो बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर हो। गरिमा बोली, मेरे पास मेकअप नहीं है। युग ने कहा, लेकिन तुम्हारी मामी के पास तो है ना, रुको मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी मामा मामी के कमरे में गया और चुपचाप वहां से मेकअप किट उठाकर गरिमा के पास लेकर आया और उसने उस मेकअप किट को थमाते हुए बोला, वैसे तुम्हारी खूबसूरती को मेकअप की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कर लो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और किट लेकर अंदर चली गई। पीछे पीछे युग भी आ गया। युग ने अलमारी खोली और उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट निकाला। गरिमा ने एक नज़र में युग का सूट देखा तो देखती ही रही। फिर वह हल्का सा बोली, आप बहुत अमीर है? युग बोला, नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं हूँ। मतलब यार प्लीज़ मेरे से ऐसी बातें मत किया करो। मुझे नहीं पता ऐसी बातों का क्या जवाब देते हैं। इतना कहकर वह सूट में से शर्ट निकाल कर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह तौलिए से अपना बाल साफ करके आया और तब तक गरिमा ने भी हल्का हल्का मेकअप कर लिया था। फिर वह युग को देखकर बोली, अच्छी लग रही हो। युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी खूबसूरत हो, उसके बाद भी ऐसे क्यों रहती हो। गरिमा का चेहरा उतर गया। फिर वह बोली, भाई आएंगे ना, फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी, फिर ऐसे नहीं रहूंगी। अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूंगी, शॉपिंग करूंगी, मॉल में जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वह मुझे बहुत प्यार करता है। युग अब शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप बाहर चली गई। उसके जाने के 20 मिनट बाद युग भी बाहर आया। गरिमा की नजर भी युग पर ही टिक गई। गरिमा बोली, आप भी बहुत हैंडसम हो। युग बोला, है ना, हूँ मैं बहुत हैंडसम, बस मेरे बाप को नहीं लगता। गरिमा हैरानी से युग को देखने लगी तो युग बोला, हाँ सच कह रहा हूँ, मेरे पापा को ना मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं लगता। जबकि मेरी माँ है ना, वह बस सारा दिन मेरी नजर उतारती रहती हैं। गरिमा बोली, आपके मम्मी पापा भी आएंगे? युग बोला, नहीं यार, मम्मी पापा नहीं आएंगे, बच्चों की पार्टी है ना। गरिमा बोली, बच्चे मतलब वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे? युग ने हंसकर कहा, छोटे बच्चे मतलब हमारे खानदान के बच्चे, मतलब हम सारे भाई और भाभी, बस, और कोई नहीं आएगा। वह क्या है ना, हम लोग सीनियर के साथ पार्टी नहीं करते। अच्छा नहीं लगता। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा और धीरे कदमों से घर से बाहर आ गया।
बाहर आकर गरिमा ने देखा तो ब्लैक कलर की एक कार खड़ी थी और उसके साथ एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी थे। युग गरिमा को लेकर उस कार के पास आया और फिर उसने एक जेंटलमैन की तरह गरिमा के लिए दरवाजा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। गरिमा ने धीरे से कहा, यह कार आपकी है? युग बोला, मेरी नहीं है, पापा की है। इतना कहकर उसने गरिमा को हल्का सा पुश किया और गरिमा गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया। थोड़ी देर बाद युग भी आकर गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई वैसे ही गरिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पहली बार ऐसी किसी पार्टी में जा रही थी। ना जाने कितनी सालों बाद वह घर से बाहर निकली थी, जबकि युग बहुत खुश था। अपनी फैमिली से मिलने वाला था, सबसे मिलने वाला था। आज सारे भाई मिलकर मस्ती करने वाले थे। थोड़ी देर में उसने गरिमा को देखा तो गरिमा अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा तो गरिमा का हाथ ठंडा हो चुका था। युग ने गरिमा के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर हल्का सा रब किया और बोला, मैं हूं ना, डर क्यों रही हो? देखना, यहाँ तुम्हें बड़ा मजा आएगा। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और फिर लड़खड़ाती जुबान से बोली, वह मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ ना, इसीलिए थोड़ी सी डर रही हूँ। युग ने कहा, अच्छा, कितने दिनों बाद घर से बाहर निकली हो? गरिमा बोली, 4 साल बाद। यह सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोला, 4 साल बाद तुम पढ़ाई नहीं करती? गरिमा ने कहा, वह मैंने बस स्कूल पास किया है, उसके बाद मामा मामी ने पढ़ने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा, या तो तुम पढ़ सकती हो या तुम्हारा भाई, और भाई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, इसीलिए भैया ही पढ़े। युग बोला, तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे लिए फाइट नहीं की? मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए? गरिमा ने नजरें नीचे करके कहा, नहीं, मतलब कि लेकिन मामा मामी ने साफ साफ बोला था कि तुम में से किसी एक को ही पढ़ाएंगे। युग बोला, पता नहीं कैसे मामा मामी है, खैर छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। अब अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। दूसरी तरफ देव ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वह खुद को मिरर में देख रहा था और उसमें दो राय नहीं थी कि देव बहुत हैंडसम था। देव अपनी बॉडी पर परफ्यूम मारता हुआ बोला, सरगम पार्टी में आज ही जाना है। सरगम, जो कि क्लोसेट की ओर थी, वह अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर आई। देव ने सरगम को देखा तो देखता ही रहा। सरगम ने रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और उसमें दो राय नहीं थी कि वह भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। देव बोला, अब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? सरगम ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई। देव ने हाँ में गर्दन हिलाई और सरगम की कलाई पकड़कर कमरे से बाहर आया। देव ने आज सबको मना कर दिया था कि कोई भी सरगम को बर्थडे विश नहीं करेगा। पूरे मेंशन में किसी ने सरगम को बर्थडे विश नहीं किया। देव सरगम को सीढ़ियों से होता हुआ नीचे लेकर आया और दृष्टि की तरफ देखकर बोला, माँ, हम लेट हो जाएंगे। दृष्टि बोली, ठीक है, लेकिन बहू का ध्यान रखना। देव बोला, हाँ हाँ, रख लूंगा। इतना कहकर वह सरगम को लेकर चला गया। उसके जाते ही आर्या बोली, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली और उस बच्ची को पता भी नहीं। दृष्टि ने कहा, अब पता नहीं जूनियर्स के दिमाग में क्या क्या चलता है, भगवान ही जाने। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे बच्चे आपस में प्यार से रहें, नहीं तो आजकल का माहौल तो बहुत खराब है। आज पता है ना, भाई भाई का सगा नहीं होता। मैं तो रोज भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक भी तैयार होकर हॉल में खड़े हुए थे। तभी शौर्य अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ बोला, क्यों भाई, बड़ों को क्यों नहीं इनवाइट किया? वेदांत ने तो शौर्य की बात इग्नोर कर दी। वह तो बस सीढ़ियों की तरफ देख रहा था, बस एक नजर वामिका को देखना चाहता था। बहुत मुश्किल से उसने वामिका सिद्धि को अपने साथ पार्टी में आने के लिए मनाया था। इतने में शौर्य फिर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, बड़ों को इनवाइट क्यों नहीं किया? वेदांत ने इस बार भी जवाब नहीं दिया और तभी सार्थक बोला, अरे पापा, आप क्या करेंगे बच्चों की पार्टी में? शौर्य बोला, तुम लोग थकोगे कहाँ, आपके लिए तो बच्चे हम हैं। सार्थक बोला, प्लीज पापा, आपने भी तो अपनी उम्र में मस्ती की होगी, अब हम सब बड़ों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। शौर्य बोला, ठीक है, चले जाओ, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना, और कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिकायत तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, समझ गए? दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन वेदांत की आंखें अभी सीढ़ियों पर टिकी हुई थी और तभी वामिका ब्लैक कलर का अनारकली का सूट पहनकर नीचे आई। वेदांत वामिका को ही देखता रहा। वामिका के बिल्कुल पीछे सिद्धि थी, जिसने एक गाउन पहना हुआ था। दोनों ही
नीचे आई, लेकिन दोनों ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अचानक ही वेदांत ने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ बोला, चलो ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे, फिर तुम जानती नहीं हो क्या होगा, हमारे भाई बहुत गुस्सा करेंगे, चलो चलो। इतना कहकर वह दोनों सिद्धि और वामिका को लेकर चले गए। वहीं देव कुछ जानबूझकर सरगम के साथ रूड बिहेव कर रहा था। उसने गाड़ी का गेट खोला और सरगम को बैठने का इशारा किया। सरगम बैठ गई, लेकिन अब भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद उसे देव बर्थडे विश करेगा। देव ड्राइव कर रहा था, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। शादी के इतने महीनों बाद उसने फाइनली सरगम के लिए एक पार्टी अरेंज की थी। जबकि सरगम का चेहरा देव को और ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल की हुई थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने क्रिस का मैसेज था जिसमें लिखा था, भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। देव ने उसे ओके कहकर रिप्लाई किया और फिर बनावटी गुस्से में बोला, तुम्हें पता है हम लेट हो गए, पता नहीं तुम तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हो। सरगम कुछ नहीं बोली, वह विंडो के बाहर देखती रही। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अब उससे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वहीं देव सरगम को ऐसे देखकर और ज्यादा परेशान करने के मूड में था। थोड़ी देर में देव ने गाड़ी रेड लाइट की जगह रोकी। देव ने अपने कपड़े ठीक किए, सरगम की कमर पर हाथ रखा और बोला, प्लीज डिसेंट बिहेव करना और यह आंखें बार बार नम करने की जरूरत नहीं है। सरगम को अब और ज्यादा बुरा लगने लगा। उसने एक बार सांस भरी और हाँ में गर्दन हिला दी। देव सरगम को लेकर अंदर आ गया। अंदर आकर उसने हॉल में देखा तो वहां लाइट बंद थी। सरगम ने देव की बाजू कसकर पकड़ ली और धीरे से बोली, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सरगम की बात सुनकर देव के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। फिर वह बोला, अभी उजाला भी हो जाएगा। और तभी देव ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, चलो भाई लाइट तो जला दो। और जैसे ही देव ने यह बात बोली वैसे ही वहां लाइट जल गई। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। सारे जूनियर्स वहां थे। एक बड़ी सी स्क्रीन पर सरगम की फोटो फ्लैश हो रही थी। फोंट के बीचों बीच एक केक था जिस पर हैप्पी बर्थडे सरगम लिखा हुआ था। यह सब देखकर तो सरगम और ज्यादा हैरान हो गई। उसने हल्का सा पलट कर देव को देखा तो देव ने सरगम के गाल को अपने एक ही हाथ में भरकर हिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। यह सुनकर सरगम सुबकने लगी और उसने अगले ही पल देव के सीने पर मारना शुरू कर दिया और फिर गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऐसे कौन सरप्राइज देता है। वहीं देव, उसकी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी और उसके साथ साथ सारे जूनियर हंस रहे थे। देव बोला, तो मैं क्या करता, पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देता तो तुम इतनी खुश होती। देखो अब रोना मत, बिल्कुल मत रोना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा? पागल हूँ, तुम्हारा बर्थडे भूल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और पति जैसा थोड़ा हूँ, मैंने तुम्हारे बर्थडे का अलार्म सेट कर रखा था। यह सुनकर तो सरगम को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने देव के सीने पर जोर से पंच मारा। देव ने सरगम की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगाकर उसके माथे को चूम कर बोला, आई रियली लव यू, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे। सरगम सुबकते हुए बोली, बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे, बहुत ज्यादा बुरे। तभी क्रिस बोला, ठीक है बहू रानी, अब केक काट लो। सरगम ने फिर सबको देखा। वहां अभिमान अकेला था। वह अभिमान को देखकर बोली, भैया आराध्या नहीं आई? अभिमान ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवांगी को देखा। शिवांगी तो बस चुपचाप खड़ी थी। उसने देव को देखा तो देव बोला, वह दोनों भी आ जाएंगे और अभी तो युग और गरिमा भी नहीं आए, वह भी आने वाले होंगे। देव ने इतना ही कहा था कि पीछे से युग बोला, युग और गरिमा आ गए। सबने पलटकर युग और गरिमा को देखा तो सब खुश हो गए। देव गरिमा के पास गया और उसका वेलकम करते हुए बोला, थैंक यू आने के लिए, मुझे तो लगा तुम आओगी नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर लग रही हो, चलो आओ तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। गरिमा देव के साथ अंदर आ गई। देव ने सबसे पहले गरिमा को सरगम से मिलवाया और फिर सरगम ने गरिमा को सबसे मिलवा दिया। देव की नजर अब भी मेन गेट की तरफ थी। अभिमान को उसने देखा और अभिमान ने कंधे उठाकर कहा, मैंने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन वह अपने भाई के बिना नहीं आएगी। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन तुमने इतनी जिद की तो आ गया। तभी शिवांगी बाहर की तरफ भागी। देव, अभिमान और क्रिस तीनों ने एक साथ कहा, तितली आराम से गिर जाओगी। लेकिन शिवांगी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह तो बस भागे जा रही थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक था और उसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। भागते हुए वह सीधा अनिरुद्ध के पास गई जो अभी अभी आया था।
उसने जाते ही सीधा अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी उसे हल्का सा गोद में उठाकर घुमा दिया। सब हैरानी से तितली और अनिरुद्ध को ही देख रहे थे। शिवांगी बोली, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अनिरुद्ध बोला, कैसे नहीं आता, तुम मुझसे मिलने सिंघानिया हाउस लकड़ी की सीढ़ियों से आ सकती हो और मैं 2 पैरों से यहाँ नहीं आ सकता। शिवांगी ने अनिरुद्ध की नजर उतारते हुए कहा, हाय सच्ची, तुम तो दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हो। फिर उसने अनिरुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। अनिरुद्ध 3 पीस कम ही पहनता था, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन आज शिवांगी के लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आया था। शिवांगी ने फिर आराध्या को देखा जो एक ब्लैक कलर के अनारकली सूट में आई थी। आराध्या को देखकर अभिमान, जो कि अभी अंदर ही था, वह बोला, अब मैं भी शिवांगी की तरह भागकर जाता हूँ। यह सुनकर सारे भाई हंसने लगे। फिर अभिमान जल्दी जल्दी आराध्या के पास गया और अगले ही पल घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ फैलाकर बोला, वेलकम गिलहरी। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह अभिमान को देखकर बोली, ज्यादा नौटंकी नहीं, उठ जाओ। अभिमान उठ गया। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, प्लीज यार, आज एक दिन के लिए सब कुछ भूल जाते हैं प्लीज। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, शिवांगी को लेकर अंदर चला गया। वहीं अभिमान ने पहले आराध्या को कसकर गले लगाया और फिर उसके गाल पर, माथे पर, दूसरे गाल पर किस करके बोला, तुम्हें ही नहीं पता मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ 1 घंटा पार्टी में रहता और फिर चला जाता, लेकिन तुम आ गई ना, मेरी रात बन गई। आराध्या ने अभिमान के सीने पर हल्का सा हाथ रख कर उसे धक्का देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम पर यह आशिकों वाले डायलॉग सूट नहीं करते। अभिमान हो, अभिमान बनकर ही रहो। अभिमान बोला, तुम मुझे अभिमान बनकर कहाँ रहने दोगी, तुमने और तुम्हारे भाई ने तो मुझे कुत्ता बना दिया। आराध्या हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, गलती की है तुमने तो आज उसकी सजा भी झेलो। अभिमान बोला, अच्छा ठीक है, प्लीज ऐसी बातें मत करो, चलो अंदर चलते हैं। अभिमान आराध्या को लेकर अंदर आ गया। वहीं क्रिस गरिमा से मीरा का परिचय कराते हुए बोला, गरिमा यह मीरा मेरी बीवी, मीरा मीरा यह गरिमा, दोनों एक दूसरे को हल्की सी गर्दन हिलाकर वेलकम किया। गरिमा को उस पार्टी में अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत दिनों बाद ऐसी किसी पार्टी में आई थी। वहीं युग ने गरिमा का हाथ पकड़कर कहा, डोंट वरी, पहली बार मिल रही हो ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है, 2-3 बार मिलोगी तो सभी फैमिली ही नजर आएंगे। अच्छी है ना मेरी फैमिली? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छी है। तभी देव बोला, चलो सरगम, केक काट लो, बेचारे सुबह से भूखे हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा केक दे दो, देखो कैसी शक्ल हो गई है इनकी भूख के मारे। सरगम ने हंसते हुए देव के बाजू पर एक मारा और बोली, कैसी बातें करते हो भाई, हैं आपके? देव बोला, हाँ लेकिन यह सारे छोटे, इसलिए मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, चलो आओ केक कट कर लेते हैं। सरगम देव के पास गई और देव ने सरगम को आगे खड़ा किया और खुद पीछे खड़ा हुआ। फिर दोनों ने मिलकर सरगम के बर्थडे वाला केक काटा। केक कट करने के बाद सरगम ने देव को केक खिलाया और देव ने सरगम को और फिर देव ने वेटर को देखकर कहा, चल भाई, यहाँ जितने भी भिखारी आए हैं सबको बांट दे। तभी सरगम ने देव की कॉलर ठीक करते हुए कहा, मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाया? देव बोला, किसके मम्मी पापा, मेरे कि तुम्हारे? सरगम बोली, सबके। यह सुनते ही कृष्ण ने कहा, अरे यार प्लीज सरगम, यह बातें मत कहो, मम्मी पापा आ जाते तो हम लोग पार्टी नहीं कर पाते। अब हम पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, एक एक बियर पियेंगे। सीनियर के सामने पार्टी करने में मजा थोड़ी आता है। अभिमान वैसे भी पार्टी एंजॉय कर रहा था, लेकिन बार बार सिद्धि की तरफ देख रहा था। अभिमान आराध्या के साथ डांस तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सिद्धि की तरफ जा रही थी। तभी आराध्या ने सिद्धि की ओर देखकर कहा, कोई और पसंद आ गई? अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर सिद्धि को देखा और बोला, गिलहरी, अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोलकर चला करो, देखती नहीं सार्थक सिद्धि के आसपास मंडराता रहता है। यह सुनकर आराध्या ने सिद्धि की तरफ देखा तो सच में सार्थक सिद्धि के पास ही खड़ा था, उसे डांस करने के लिए कन्विंस कर रहा था और सिद्धि हर बार ना कर रही थी। आराध्या फिर अभिमान को देखकर बोली, तो फिर उस लड़की को क्यों देख रहे हो? अभिमान ने कहा, आराध्या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर पहले कहीं तो देखा है। इस लड़की को कहाँ देखा है वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही सिद्धि ने धीरे से वामिका के कान में कहा, वामिका, यह तो अभिमान रघुवंशी है। वामिका ने हैरानी से सिद्धि को देखा और बोली, तू श्योर है? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ
हाँ वामिका, सच कह रही हूँ। भाई ने एक दिन अपने फोन में इन्हीं की फोटो दिखाई थी। वामिका बोली, तो क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए? सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। सिद्धि बोली, अगर उन्होंने पहचानने से मना कर दिया तो रहने देते हैं। वैसे भी हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, साहब ही हमारा सहारा बने थे। उन्होंने तो पलट कर हमारी तरफ देखा भी नहीं। कहते हुए सिद्धि की आंखों में पानी आ गया था। शायद एक बार फिर उसे अपने भाई की याद आ गई थी। वामिका ने सिद्धि के आंसू पोंछे और बोली, ऐसे नहीं रोते। जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं भी वेदांत साहब की कंपनी में जॉब कर लूंगी और फिर जल्दी से अपना एक छोटा सा फ्लैट खरीदेंगे और दोनों बहनें वहां रहेंगे। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं अभिमान का पूरा ध्यान वामिका और सिद्धि की तरफ था। तभी आराध्या बोली, मुझे प्यास लगी है। अभिमान आराध्या को लेकर बार काउंटर की तरफ आया और उसने एक गिलास पानी उठाकर आराध्या की तरफ बढ़ाया। आराध्या ने गिलास पकड़कर कहा, मुझे थोड़ी देर बैठना है। अभिमान आराध्या को लेकर सोफे के पास आ गया और उसे आराम से बिठाता हुआ बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन ज्यादा खड़े होने से, ज्यादा चलने से ना बहुत ज्यादा थकावट होती है, इसलिए बैठ गई। अभिमान ने बहुत प्यार से आराध्या के गाल पर हाथ लगाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। उसने फिर से सिद्धि की तरफ देखा और तभी उसके पास वेदांत आकर बैठ गया। उसने अभिमान से कहा, सिद्धि को नजर लगाएगा? यह सुनकर अभिमान ने वेदांत की तरफ देखा और बोला, वेदांत, यह लड़की कौन है? वेदांत बोला, कार्तिक की बहन है। यह सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोला, तो सच कह रहा है, यह कार्तिक की बहन है? वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, सच कह रहा हूँ, यह कार्तिक की बहन है। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और कुछ फोटोग्राफ्स अभिमान को दिखाई, जिससे कार्तिक सिद्धि और वामिका के साथ था। अब तो अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया। वह बोला, वही मैं सोचूं, मैंने सिद्धि को कहाँ देखा है? यह कार्तिक की बहन है। इतना कहकर उसने सिद्धि की तरफ देखा तो अभिमान के ऐसे देखने से एकदम से घबरा गई। अभिमान ने उसे हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, ए सिद्धि, यहाँ आ। अभिमान ने उसे अपने पास कितनी हक से बुलाया था कि सिद्धि को समझ ही नहीं आया वह क्या करे। अभिमान ने फिर वामिका को देखकर कहा, तुम कार्तिक की गर्लफ्रेंड हो ना? वह भी एकदम से घबरा गई। फिर उसने भी हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान बोला, दोनों यहाँ आओ। सिद्धि और वामिका एक दूसरे को देखने लगी, फिर धीरे कदमों से उनके पास आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल अभिमान ने सिद्धि की कलाई पकड़ी और उसे अपने पास वाले सोफे पर बैठाता हुआ बोला, यहाँ बैठो। सिद्धि चुपचाप बैठ गई और वामिका अभी भी खड़ी थी। वेदांत ने भी वामिका की कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अभिमान सिद्धि को देखकर बोला, जब कार्तिक की डेथ हो गई थी तब तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? यह सुनकर सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। फिर वह सुबकते हुए बोली, आई थी, लेकिन वॉचमैन ने अंदर नहीं आने दिया। यह सुनकर अभिमान को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। वह बोला, तो ऑफिस मिलने आ जाती। सिद्धि ने भी धीरे से सुबकते हुए कहा, ऑफिस भी आई थी, लेकिन वहां भी वॉचमैन ने कहा कि अभिमान रघुवंशी से मिलना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए इससे आगे सिद्धि बोली ही नहीं पा रही थी। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, उसका गला पूरी तरीके से भर चुका था। वामिका जल्दी से सिद्धि के पास आई और उसने उसके चेहरे को अपने पेट से लगाकर शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धि का रोना बढ़ गया। वामिका की आंखों में भी पानी आ गया। उसने जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल किए और सिद्धि को समझाते हुए बोली, सिद्धि बस शांत हो जा। अभिमान के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने एक नजर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, इट्स ओके, अब यह दोनों ठीक हैं, हमारे साथ ही रहती हैं। अब तुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी अभिमान ने सिद्धि के हाथ को पकड़कर कहा, आई एम सॉरी सिद्धि, आई रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। जैसे तुम कार्तिक की बहन थी ऐसे ही मेरी भी बहन। बस मैं भाई का फर्ज निभा नहीं पाया। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी बहुत परेशान था। पिछले दिनों पता नहीं मुझ पर भी क्या बीती। मेरी गलती है, मुझे सच्चाई का पता लगाना चाहिए था। फिलहाल तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आई रियली वेरी वेरी सॉरी। सिद्धि ने आंखों से आंसू पोंछे और अभिमान की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, लेकिन कार्तिक भैया कहते थे कि जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अभिमान के पास जाना, और मैं आई भी थी, पर निराशा ही हाथ लगी। अभिमान ने बिल्कुल सिवाय की तरह अपने कान पकड़े और रुआसी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी मदद
ना करूं। और तभी सार्थक वहां आया और अपने झूठे मूठे आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं तो इमोशनल हो गया, मुझे तो रोना आ रहा है। फिर उसने सिद्धि वामिका को देखकर कहा, देखा तुम दोनों यहाँ आ गई तो अभिमान भी मिल गया, वरना सारी जिंदगी अभिमान को गलत समझती रहती। इतना कहकर उसने सिद्धि की कलाई पकड़ी और बोला, चलो ना डांस करते हैं, देखो भैया भाभी कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। इतना कहकर वह जबरदस्ती सिद्धि को अपने साथ ले गया। सिद्धि अब सार्थक को मना नहीं कर पाई और उसके साथ डांस करने लगी। वामिका कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वह भी एक दूसरी तरफ चली गई। अभिमान ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, मैं हूं ना, सब ठीक है। अभिमान ने कहा, उस कनिका को मैंने कार्तिक की बहन समझ लिया और पता नहीं कितने पैसे उस पर खर्च कर दिए। और सिद्धि बस उम्मीद ही लगाए रही। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभिमान ने कहा, सार्थक सिद्धि से प्यार करता है। वेदांत ने मुस्कुराकर सार्थक सिद्धि को देखा और फिर वामिका को देख कर बोला, एक सीक्रेट बताओ। सार्थक सिद्धि का तो पता नहीं, पर मैं वामिका से प्यार करता हूँ। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह वेदांत को देखकर बोला, सच में बिल्कुल नानू पर गए हो। वेदांत खड़ा होकर बोला, मैं भी जाता हूँ अपनी वाली के साथ डांस करने, लेकिन मुझे पता है वह नहीं करेगी, क्योंकि वह मुझे प्यार नहीं करती, पर मुझे अपने प्यार पर यकीन है, एक ना एक दिन जरूर करेगी, जैसे आराध्या तुझे करती। आराध्या ने वेदांत को देखा तो वेदांत ने आराध्या को आंख मारी और बोला, तुम्हारी शक्ल पर दिखता है, समझ आई बहू रानी। इतना कहकर वामिका के पास चला गया। उसने वामिका को डांस के लिए अप्रोच किया, लेकिन वामिका ने मना कर दिया। वामिका के मना करने के बाद वेदांत बोला, ठीक है मत करो, मैं गाना ही चेंज करवा देता हूँ, वही लगवा दो। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, साहब सच में डांस करने का मन नहीं है। वेदांत बोला, देखो मैं सार्थक जैसा नहीं हूँ कि जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें डांस फ्लोर पर ले जाऊं। मेरे लिए तुम्हारी मर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन तुम ऐसे दुखी दुखी रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए अपने पास्ट को भूल नहीं सकती, एक दिन के लिए इस लम्हे को जी नहीं सकती, एक दिन के लिए अपने मन के घोड़े की लगाम छोड़ नहीं सकती, बस एक दिन के लिए। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। उसे कभी कभी लगता था वेदांत के अंदर ज्ञान का सागर है। वेदांत बोला, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? वह मैं अपनी भाभी और भाई की दोनों की बात बहुत ध्यान से सुनता हूं ना, इसलिए मुझे इतना ज्ञान है। इतना कहकर वेदांत ने अपने कॉलर बड़े घमंड के साथ ऊपर की। वामिका बोली, अच्छा चलिए हम भी डांस करते हैं। वेदांत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वह बहुत इज्जत के साथ वामिका को डांस फ्लोर पर ले गया। दूसरी तरफ पीहू और अवनीत दोनों ही कपल डांस कर रहे थे। पीहू का मूड बहुत खराब था और अवनीत की नजर पीहू से हट ही नहीं रही थी। पीहू बोली, तुम मुझे ऐसे मत देखा करो, मुझे गुस्सा आता है। अवनीत ने कहा, अरे अपनी बीवी को ही देख रहा हूँ ना, किसी दूसरे की बीवी को नहीं देख रहा हूँ। पीहू बोली, मैं तुमसे इतनी बार डाइवोर्स मांगती हूँ तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अवनीत के चेहरे पर पहले उदासी आई, पता नहीं पीहू कब ठीक होगी। फिर उसने पीहू के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं झेल सकता, इसीलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देता। पीहू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, रहने दो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अवनीत ने इस बार जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ युग पूरे जोश में डांस कर रहा था, लेकिन गरिमा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युग बोला, अरे कर लो ना डांस। गरिमा ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, मामा मामी उठेंगे तो नहीं? युग बोला, अरे टेंशन मत लो, अब वह कभी नहीं उठेंगे। यह सुनकर गरिमा ने हैरानी से युग को देखा तो युग बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सुबह से पहले नहीं उठेंगे, चलो ना हम डांस करते हैं। इतना कहकर उसने गरिमा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और जबरदस्ती कपल डांस करने लगा। गरिमा पहले तो अनकंफर्टेबल फील करने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी युग के साथ नाचने लगी। एक दो घंटे में ही गरिमा उस माहौल में थोड़ी घुल मिल गई थी। अब तो वह पूरी ही फ्री होकर डांस कर रही थी। कृष्ण ने जब गरिमा को ऐसे देखा तो उसे कहीं ना कहीं तसल्ली हुई। वह खुद से बोला, गौरव के किए की सजा इस लड़की को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। और तभी उसके पास मीरा आई और बोली, चलिए ना मिस्टर रघुवंशी, हम भी डांस करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर मीरा को देखा और उसकी कमर पर हाथ डालकर डांस फ्लोर पर लाता हुआ बोला, हाँ हाँ चलो क्यों नहीं। फिर वह भी डांस करने लगे। सब मस्ती में चूर थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, बहुत खुश। सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही सब मस्ती करते रहे। बस आराध्या थी जो अभिमान के कंधे पर कस कर सर रखकर बैठी हुई थी और अभिमान एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था।
थोड़ी देर में आराध्या सो गई। अभिमान ऐसे ही बैठा रहा। आराध्या की नींद खराब नहीं करना चाहता था। उसने अनिरुद्ध और शिवांगी को देखा जो डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। अनिरुद्ध को तो ज्यादा डांस करना आता नहीं था, लेकिन शिवांगी वह तो पूरी मस्ती में कूद रही थी। बस शिवांगी को अपने आसपास अनिरुद्ध चाहिए था, बाकी कुछ नहीं। अनिरुद्ध भी उसकी खुशी में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। अभिमान ने अनिरुद्ध को देखा और खुद ही मुस्कुराकर बोला, यह कुछ कुछ राजवीर फूफा पर गया है। वहीं युग ने क्रिस की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ एक तरफ लेकर गया और बोला, अब हम जाएं? क्रिस बोला, हाँ चला जा, लेकिन जितना हो सके गरिमा से अपनी दोस्ती बढ़ा। इतनी दोस्ती कि वह तुझ पर आंख बंद करके विश्वास करे। युग ने हल्का सा पलट कर गरिमा को देखा और फिर क्रिस से बोला, वह बहुत सीधी है। क्रिस ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ वह बहुत सीधी है, किसी की बातों में ना आ जाए, इसीलिए तुम उसे अपनी बातों में ले, समझ रहा है ना? युग बोला, भाई तू यह तो नहीं सोच रहा कि मैं उसे पटाऊं? तो उसने कहा, अगर पटा लेगा तो और भी अच्छी बात है। अगर तूने उसे पटा लिया कि गरिमा तेरी अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है, और हर्ज ही क्या है? युग ने एक बार फिर हल्का सा पलट कर गरिमा को देखा और फिर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं उसे लेकर जाता हूँ। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग गरिमा के पास आया और फिर बोला, अब चलें? गरिमा मीरा के साथ डांस कर रही थी और बोली, थोड़ी देर और रुकते हैं ना? युग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, आने के लिए तैयार नहीं थी, अब जाने के लिए तैयार नहीं हो? युग ने एक बार फिर कहा, चलो गरिमा, वापस चलना है, मामा मामी उठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गरिमा ने युग को देखकर बच्चों सा मुंह बनाया और बोली, थोड़ी देर और। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वह बोला, चलो। इतना कहकर उसने गरिमा की कलाई पकड़ी और सबको बाय कहा और उसे खींचता हुआ गाड़ी के पास ले आया। लेकिन उस वक्त वहां ड्राइवर नहीं था। इधर उधर देखा तो उसे ड्राइवर दिखाई नहीं दिया। उसने हल्का सा गाड़ी के शीशे के अंदर देखा तो चाबी लगी हुई थी। युग ने वहीं खड़े गार्ड से कहा, ड्राइवर से कह देना गाड़ी में ले गया। गार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर दी। 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद युग ने देखा तो गरिमा अभी डांस कर रही थी। अब युग को गरिमा पर शक होने लगा। उसने गाड़ी किनारे लगाई और गरिमा को देखा तो गरिमा अभी थिरक रही थी। युग को समझते देर नहीं लगी कि पार्टी में इसने कुछ तो उल्टा सीधा पी लिया। युग ने गरिमा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, गरिमा गरिमा कैसे बिहेव कर रही हो? गरिमा ने युग को देखा और प्यार से बोली, आपको पता है मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मन कर रहा है अब भी डांस करूं। इतना कहकर वह फिर से अपने हाथ हिलाकर गाना गाने लगी और डांस करने लगी। युग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की किचन से बाहर नहीं निकलती, वह लड़की आज खुलकर अपनी जिंदगी जी रही थी। और तभी उसने सनरूफ को देखकर कहा, यह खुलता भी है? युग ने गरिमा के लिए सनरूफ खोल दिया और गरिमा भी सीट पर खड़ी हो गई। उसने गाड़ी से बाहर सर निकाला और गाड़ी में हल्का सा नाचते हुए कहा, ड्राइव करो ना। युग ने फिर से ड्राइविंग सीट स्टार्ट कर दी। गरिमा ने दोनों हाथ हवा में फैलाए और वह जोरों से चिल्लाकर बोली, यह सब कितना अच्छा है ना, कितना मजा आ रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आती तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। इतना अच्छा है ना यह पल, काश यह वक्त यहीं रुक जाए। युग ड्राइव करता हुआ गरिमा की बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं महसूस भी कर रहा था कि गरिमा तो एक कैदी की तरह रह रही थी। उसने बाहरी दुनिया को महसूस ही नहीं किया था। अपने जोन से बाहर निकल कर उसने देखा ही नहीं था कुछ भी। उसे डर लगता था कि कहीं वह बाहर चली गई और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह क्या करेगी। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद गरिमा वापस से सीट पर बैठ गई और युग को देखकर बोली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तभी युग ने गाड़ी का ब्रेक मारा। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो गरिमा का चेहरा उसके बहुत नजदीक था। गरिमा युग को थैंक यू बोलती हुई उसके चेहरे के करीब आ गई और युग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन गरिमा ने अपनी दोनों बाहें युग के गले में डाली और अपना चेहरा युग के गर्दन में छुपाते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युग की तो दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक तो पहले ही क्रिस ने उसके मन में गरिमा के लिए ख्याल डाल दिया था और अब गरिमा का इतना करीब आना युग को थोड़ा बेचैन कर रहा था। उसने गरिमा को खुद से थोड़ा दूर किया तो गरिमा ने आंखें खोलकर युग को देखा। फिलहाल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गरिमा पर नशे का असर दिखाई दे रहा था। उसने युग के होठों को हल्का सा चूम लिया और फिर से पीछे होकर बैठ गई। वहीं युग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद से ही बोला,
वह नशे में है, ऐसा कुछ नहीं है, वह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल किया और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें देव का मैसेज था, जिसमें लिखा था, तू गलती से मेरी गाड़ी ले गया। मैंने डिग्गी में सरगम के लिए सरप्राइज प्लान किया था और तू उसे लेकर चला गया, बेवकूफ इंसान। युग ने रिप्लाई किया, ओ भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मुझे क्या पता, वापस लेकर आता हूँ। देव ने कहा, रहने दे, वैसे भी तेरी भाभी को नींद आ रही है, मैं घर लेकर जा रहा हूँ, तू यह सरप्राइज गरिमा को दे दे। युग की तो पहले ही हालत खराब थी। देव की बात सुनकर और ज्यादा हो गई। वह बोला, ठीक है, मैं देख लूंगा। इतना कहकर वह गाड़ी से बाहर उतरा। उसने डिग्गी खोलकर देखी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और तभी गरिमा भी गाड़ी से उतरकर युग के पास आ गई। उसने डिग्गी को देखा तो उसके अंदर बहुत सारे रेड बैलून थे, छोटा सा केक रखा था। उन सबको देखकर गरिमा एकदम से उछल गई। वह बोली, यह सब तुमने मेरे लिए किया? युग हैरानी से गरिमा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया वह क्या कहे, हाँ कहे कि ना कहे। गरिमा आल बैलून को देखकर खुश हो रही थी, फिर उसने केक देखकर कहा, यह भी मेरे लिए है। युग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा ने केक ऐसे ही उठा लिया। बहुत छोटा सा केक था, सिर्फ 2 जनों के लिए। गरिमा ने वहीं डिग्गी में रखा एक चाकू उठाया और उसे चट चट करती हुई बोली, हैप्पी बर्थडे गरिमा। यह सुनकर युग हैरान हो गया। गरिमा ने एक टुकड़ा उठाया और युग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा भी आज बर्थडे है, लेकिन मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं करता, मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता, मुझे मेरे लिए कोई पार्टी अरेंज नहीं करता। युग हैरानी से गरिमा को देख रहा था और कहीं ना कहीं उसके दर्द को समझ रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम पहले बता देती तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे लिए भी पार्टी अरेंज करता, तुम्हारे लिए भी केक मंगवा देता। और तुम क्यों मंगवाते, तुम मेरे कुछ लगते थोड़ी हो। इतना कहकर उसने युग के मुंह में पूरा केक ठूंस दिया और हंसने लगी और फिर बचा हुआ केक खुद खाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, अब मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, लेकिन यह मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे है। पहली बार मैंने अपने बर्थडे पर इतना एंजॉय किया, वरना तो रोज जैसा एक दिन आता था और चला जाता था। इतना कहकर गरिमा वहीं डिग्गी की सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। युग को समझ नहीं आ रहा था वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए गरिमा के आंसू पोंछे और बोला, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगा, अब चलो। गरिमा ने एक नजर युग को देखा और फिर अपनी बाहें युग पर लपेट दी। वहीं युग को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। जो लड़की उसे ठीक से बात नहीं करती वह बार बार उसके करीब आ रही थी और यह बात युग को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी। वह समझ रहा था कि गरिमा ने ड्रिंक की है या फिर कुछ उल्टा सीधा पी लिया। आखिर में युग ने गरिमा को उठाया, लेकिन गरिमा ने फिर भी युग को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे कसकर गले लगाकर धीरे से बोली, तुम मुझे प्यार करोगे? यह सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ देर तक युग के लिए तो जैसे वक्त रुक ही गया था, लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी बाहें गरिमा पर लपेट दी और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, हाँ करूंगा, बहुत प्यार करूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा दर्द अब मेरा है, बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करना, मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर, जहां सिर्फ मैं, तुम और खुशियां होंगी। गरिमा ने हल्का सा नम आंखों से युग को देखा तो युग से अब कंट्रोल नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे गरिमा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे एक मीठी सी किस में शामिल कर लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहे। युग ने फिर गरिमा के सर को अपने सीने से लगाया और बोला, तुम सुबह उठकर भूल तो नहीं जाओगी? गरिमा ने हैरानी से युग को देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, ओके? युग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने गरिमा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के पास लेकर आया और फिर उसे बिठाते हुए बोला, अब शांति से बैठ जाओ, घर चलना है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी संतोष और सुभाष जी के घर के बाहर रोकी। उसने गरिमा को आराम से गाड़ी से उतार लिया, लेकिन गरिमा ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कुछ तो उसे नींद आ रही थी, कुछ उसे नशा भी हो रहा था। युग ने जैसे तैसे घर के दरवाजे खोले और फिर गरिमा को सोफे पर बैठाया। उसने मेन गेट जल्दी से बंद किया और गरिमा का हाथ पकड़कर कहा, चलो अपने कमरे में चलो। गरिमा ने ना में गर्दन हिला दी। गरिमा सोफे पर ही लेट गई और बड़बड़ाने लगी, मुझे अब नींद आ रही है,
मैं अब यहीं सो रही हूँ। युग ने गरिमा को जबरदस्ती गोद में उठा लिया। गरिमा ने भी अपनी बाहें युग के गले में लपेट दी। युग गरिमा को उसके कमरे में लेकर आया और बहुत आराम से बेड पर लिटा दिया। फिर उसकी सैंडल निकाली और देखा तो उसके पैर पर निशान पड़ गए थे। उसे सैंडल पहनने की आदत नहीं थी, पहली बार पहनी थी, उसके पैर में निशान पड़ गए थे। युग ने गरिमा के पैर के निशानों को हाथों से हल्के हल्के से सहलाया, फिर गरिमा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके माथे को चूम कर बोला, बस सुबह भूल मत जाना, या शायद तुम जानबूझकर भी भूल सकती हो। इतना कहकर युग ने अलमारी में से एक नाइट सूट निकाला और गरिमा के बेड पर रख दिया था। आज सुबह जब उठे तो उसे पहन ले और मामा मामी को कुछ पता ना चले। युग फिर चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 5 बज गए थे, लेकिन युग की नींद तो गरिमा लेकर चली गई, वह भी बस एक रात में। युग दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे लगाए और सीलिंग को देख रहा था और बोला, क्या यह बाकी है? लेकिन उसने तो बोल दिया ना, उसने होश में थोड़ी बोला। अरे बेहोशी में ही सही, लेकिन बोला तो है ना, सुबह बात करूं क्या? वह बात करेगी पता नहीं। यार मेरी लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मेरी क्या लव स्टोरी स्टार्ट हो गई? हाय सच्ची मैं कितना कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं मैडम का सुबह कैसा मूड है। लेकिन मैंने तो उसे किस भी कर लिया। वह मेरी पहली किस, वह भी गरिमा के साथ, लेकिन गरिमा को तो कुछ पता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? इतनी थोड़ी बेहोश है। वह खुद से ही बातें कर रहा था और खुद में ही शर्मा रहा था। सुबह होने वाली थी, लेकिन अब तक युग की कंफ्यूजन जरा भी दूर नहीं हुई थी। युग अपने में ही बड़बड़ाता हुआ पता नहीं कब सोया। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो गई थी। देव ने सबको घर जाने के लिए कह दिया था। वैसे भी पार्टी में वहीं सब मौजूद थे। वेदांत ड्राइव कर रहा था, सार्थक तो बराबर में बैठा हुआ सो गया था। सिद्धि और वामिका भी पीछे बैठी हुई झपकी ले रही थी। वेदांत की नजर एक बार फ्रंट मिरर में जाती और एक बार सड़क पर। आखिरकार उसने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोक दी। फिर उसने सार्थक के ऊपर मारते हुए कहा, चल उठ, घर आ गया। सार्थक उठ गया और सीधा गेट खोलकर अंदर चला गया। वेदांत ने फिर दोनों बहनों को देखा तो वह दोनों बहनें भी सो चुकी थी। वेदांत ने धीरे से वामिका को जगाते हुए कहा, वामिका वामिका। वामिका ने आंखें खोली और धीरे से बोली, हम आ गए। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई। वामिका ने सिद्धि को उठाया और दोनों बहनें अंदर चली गई। वेदांत ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ वामिका को जाते हुए देख रहा था। फिर खुद से ही बोला, बस अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस घर में रहो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जाओ, और कुछ नहीं चाहता। पूरी बात सुनने के बाद वेदांत ने फोन कट कर दिया। उसकी आंखें बता रही थी कि वह कितना हैरान है। शायद उसने कुछ ऐसा सुना था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और बोला, हिम्मत से काम ले वेदांत, हिम्मत से। इतना कहकर वह तेजी से अपनी गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से घर के अंदर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह गार्डन को पार करके मेन गेट की तरफ पहुंचा, वैसे ही उसके कदम रुक गए। वह खुद से बोला, नहीं, पापा को अभी बताना ठीक नहीं होगा, भाई को भी नहीं। वैसे भी तेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इतना कहकर वेदांत वापस से अपनी गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर चला गया। वेदांत लगातार ड्राइव कर रहा था। उसने अपना फोन लिया और शिवाय को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शायद वेदांत की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। फोन उसके हाथ से छूट गया और गिरते ही स्विच ऑफ हो गया। वेदांत को गुस्सा आया और उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा, लेकिन फिर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अवनीत को अब पीहू के रूड बिहेव की आदत पड़ गई थी और अवनीत पीहू को संभाल रहा था। इस बात से पूरी रघुवंशी फैमिली उसका एहसान मानती थी। थोड़ी देर में अवनीत को महसूस हुआ जैसे गाड़ी खराब हो रही थी। अवनीत ने गाड़ी साइड में रोक दी। पीहू ने कंधे उचकाकर कहा, अब यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अवनीत बोला, शायद गाड़ी खराब हो गई, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। पीहू ने टाइम देखा और बोली, सुबह के 5 बज रहे हैं और अब यह गाड़ी खराब हो गई? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब से तुम हमारे साथ जुड़े हो ना, तब से ही मेरे माथे पर अनलकी का टैग लग गया है, जो अब कभी नहीं हट सकता, कभी भी नहीं। इतना कहकर पीहू ने गुस्से में अपनी गर्दन घुमाई। अवनीत ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर गाड़ी चेक करने लगा। कुछ देर पीहू भी चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। अवनीत गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को देखता रहा। पीहू से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गाड़ी से उतरी और अवनीत के पास आई और बोली, मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो कि तुम डॉक्टर हो, तुम गाड़ी ठीक नहीं कर
पाओगे तो क्यों मेरे सामने यह सब करने का नाटक करते हो। अवनीत ने एक नज़र पीहू को देखा और बोला, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, जाकर गाड़ी में आराम से बैठो ना, थोड़ी देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर हम चलेंगे। पीहू हाथ बांधकर गुस्से में बोली, चलेंगे? मुझे समझ नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ जा ही क्यों रही हूँ। ऐसा क्या देख लिया मेरे घर वालों ने कि तुमसे मेरी शादी कर दी। कभी खुद को देखा है? नहीं देखा तो देखो आईने में, मैं कहीं से भी तुम्हारे लायक तो नहीं हूँ। कहाँ मैं और कहाँ तुम। इतना कहकर फिर से जाकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं अवनीत ने एक बार फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर गाड़ी को देखने लगा और तभी किसी ने पीछे से आकर एक बाइक रोकी। उस पर दो लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई। अवनीत ने हल्का सा पलटकर उन दोनों लड़कों को देखा और समझ गया कि वह लड़के ठीक नहीं हैं। अवनीत बोला, मैं देख लूंगा, आप जाइए। लेकिन उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की नजर पीहू की तरफ गई, जो अवनीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अवनीत ने गाड़ी का बोनट बंद किया और उन लड़कों को देखकर बोला, मैंने कहा ना कि मैं खुद देख लूंगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वह दोनों लड़के बाइक से उतर गए। उनमें से एक लड़का अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, यार इस गाड़ी वाले के पास तो माल है। अवनीत की भौहें तन गई। इतने में दूसरा लड़का बोला, तो फिर सोच क्या रहा है, अभी तो उजाला होने में टाइम है। इतना कहकर उसने अवनीत को मारना चाहा तो अवनीत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए बड़े प्यार से कहा, देखो मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मार पिटाई करना मेरा काम नहीं और मुझे मार पिटाई से डर भी लगता है। इतना कहकर अवनीत ने उस लड़के को जोर से धक्का दे दिया। वह लड़का सीधा अपनी बाइक के ऊपर आकर गिरा। उस लड़के ने हैरानी से अवनीत को देखा। अवनीत की आंखों का चश्मा बता रहा था कि वह अपनी लाइफ में बहुत सीरियस है और डिसिप्लिन को बहुत मानता है, लेकिन वक्त आने पर वह फाइट भी कर सकता है। यह बात उस लड़के को समझ आ रही थी। इतने में दूसरे लड़के ने अवनीत को मारने के लिए हाथ उठाया और अवनीत ने उसका हाथ भी वहीं पकड़ लिया और पहले वाले लड़के को देखकर बोला, इसे तू समझाएगा या मैं समझाऊं। वह लड़का धीरे से बोला, आप ही समझा दो। अवनीत ने अगले ही पल लात उठाकर उसके पेट पर मारी और वह भी सीधा बाइक के ऊपर जा गिरा। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा और वहां से भाग गए। उनके जाते ही अवनीत पीहू के पास आया और बोला, मैं कार तो ठीक करने की कोशिश करता हूँ, फिर घर चलते हैं। पीहू गाड़ी से बाहर आ गई, हाथ बांधकर बोली, उन दोनों लड़कों को मार कर यह दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े हीरो हो क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती, लेकिन तुम तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। तुम मुझे डाइवोर्स दोगे तो मेरी फैमिली कुछ नहीं कहेगी। तुमने भी कसम खा ली है कि मुझसे ताने तो सुनोगे लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे। तभी पीहू का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें राहुल नाम का एक नंबर फ्लैश हो रहा था। पीहू ने फोन उठाया और बोला, राहुल प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम वक्त बेवक्त मुझे फोन मत किया करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अवनीत बोला, कौन है राहुल? पीहू भी गुस्से में बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है, 2 बार प्रपोज कर चुका है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ फंसी हुई हूँ, इसीलिए उसे हाँ नहीं कह सकती। लेकिन अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो मैं खुशी खुशी राहुल के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। पीहू ने इतना ही कहा था कि वहां 2-3 बाइक आकर रुकी और उन पर कुछ लड़के बैठे थे और तभी एक लड़का उतरा और उन सारे लड़कों को देखकर बोला, यही है भाई जिसने मुझे और रॉकी को मारा। वह सारे लड़के उतरकर अवनीत और पीहू को देखने लगे। शक्ल से ही वह लोग गुंडे लग रहे थे। वही अवनीत की आंखों में गुस्सा उतर आया। अभी अभी जो उसने पीहू के मुंह से सुना था, इसकी उम्मीद तो उसने कभी नहीं की थी। वो इसी बात को लेकर दिल में बैठा था कि चाहे पीहू जुबान की कितनी भी कड़वी हो, लेकिन उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन राहुल का नाम सुनकर वह अवनीत का प्यार गुस्से में बदल गया। पीहू उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अवनीत की बाजू कसकर पकड़ ली। अवनीत सामने देखकर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम राहुल के साथ खुश रह लोगी। पीहू ने हल्की सी गर्दन घुमाकर अवनीत को देखा। ऐसी सिचुएशन में वह ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन पीहू को कहाँ पता था कि उसके बिना उसका अवनीत मर जाएगा। उसे कहाँ पता था कि अवनीत तो उसकी कड़वी बातें क्यों झेलता है। उसे कहाँ पता था कि एक वक्त था जब वह अवनीत के बिना रह नहीं सकती थी और आज एक वक्त है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर पूछा, बताओ ना, अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा तो तुम राहुल से शादी करके खुश तो रहोगी? तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं? पीहू को समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। अचानक ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल में धक धक होने लगी। यह पहली बार था जब अवनीत ने उसे पलट कर
कर जवाब दिया था। उसने हल्का सा चेहरा घुमाकर पीहू को देखा और चिल्लाते हुए बोला, बताओ मुझे, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा तो तुम राहुल के साथ खुश रहोगी कि नहीं? पीहू कुछ नहीं बोली। इतने में उनमें से एक लड़का आगे आया और अवनीत को मारने के लिए हाथ उठाया। अवनीत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और फिर से पीहू की आंखों में देखकर प्यार से बोला, बताओ मुझे, दे दूं तुम्हें डाइवोर्स? पीहू अब भी कुछ नहीं बोली। वहीं अवनीत ने जोर से लात उस लड़के की पीठ पर मारी और वह सीधा अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। अवनीत तो बहुत गुस्से में उन लड़कों को मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अवनीत अपना सारा गुस्सा आज ही निकाल देगा। वहीं पीहू अवनीत का यह रूप देखकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। कितने सालों से वह अवनीत के साथ थी, लेकिन कभी भी उसने अवनीत का गुस्सा नहीं देखा था। सिचुएशन जैसी भी हो, अवनीत उसे प्यार से हैंडल करता था। लेकिन आज तो अवनीत का गुस्सा देखकर पीहू के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी एक आदमी ने पीछे से वार करने की कोशिश की तो पीहू एकदम से चिल्ला पड़ी। अवनीत ने हल्का सा पलट कर देखा और तभी उस लड़के ने अवनीत के मुंह पर जोरदार पंच जड़ दिया। अवनीत सीधा तो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह आदमी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अब तेरे सामने तेरी बीवी को छेड़ेंगे और मैं भी देखता हूं तू क्या करता है। इतना कहकर उसने एक कदम पीहू की तरफ बढ़ाया तो उसके साथ जितने भी लड़के आए थे वह जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पीहू से घबराहट होने लगी। एक कदम पीछे हटी और अवनीत को आवाज लगाते हुए बोली, अवनीत। अवनीत उठ गया, लेकिन वह लड़का भी अब मानने वाला नहीं था। उसने भी पलटकर अवनीत को मारना चाहा तो अवनीत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया, लेकिन तभी दूसरे लड़के ने अवनीत के सर में जोर से बैट मार दिया और अवनीत को चक्कर आने लगे। पीहू जोरों से चिल्लाई और तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं, देव और सरगम थे। वह भी घर जा रहे थे। देव ने उस सड़क पर यह नजारा देखा तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर बाहर गया और जाते ही उस लड़के का बैट छीनकर उन्हीं पर बजाना शुरू कर दिया। वहीं अवनीत अपना सर पकड़े सड़क पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। सरगम वह गाड़ी में सो रही थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। देव ने लड़कों को तसल्ली से मारा, इतना कि वह सब वहां से भाग गए। वहीं अवनीत अभी सर पकड़े सड़क पर बैठा हुआ था और पीहू चुपचाप खड़ी नजारा देख रही थी। देव जल्दी से अवनीत के पास गया और बोला, जीजू जीजू आप ठीक हैं? अवनीत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। देव ने जल्दी से अपनी जेब में से रुमाल निकाला और अवनीत के सर पर लगा कर देखा तो हल्का सा खून आ रहा था। देव ने अगले ही पल अवनीत के सर को अपने सीने से लगाया और दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ऐसे ही दबाने के बाद ब्लीडिंग रुक गई, लेकिन देव की शर्ट रेड हो चुकी थी। अवनीत ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। तभी पीहू अपनी बीमारी के चलते बोली, हाँ हाँ अवनीत तो बहुत जान है, उन्हें चोट कहाँ लगती है। यह सुनकर देव से अब बर्दाश्त तो नहीं हुआ। खड़े होकर उसने सीधा जाकर बिना यह सोचे कि पीहू उससे बड़ी है, पीहू के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पीहू धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। उसकी आंखें भर आई थी। उसने हैरानी से देव को देखा तो देव ने उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? तभी अवनीत देव के पास आया और उसे संभालता हुआ बोला, देव देव वह बीमार है, देव बीमार है, समझो देव, प्लीज उसे कुछ मत कहो देव, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। पीहू हैरानी से अवनीत की बात सुन रही थी। वहीं देव चिल्लाता हुआ बोला, असर पड़ता है तो पड़ जाए, पागल होती है तो हो जाए, कम से कम सोचे तो कि किसके बारे में और क्या बोल रही। अवनीत देव को संभालते हुए उसकी गाड़ी तक लेकर आया और बोला, प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज मेरी बात सुन, बहुत जल्द यह सब खत्म हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू मेरी बात सुन, वह ठीक नहीं है। वहीं पीहू भी अब उठकर देव और अवनीत को देख रही थी। इतने में देव फिर से चिल्लाया, ठीक हो जाएगा, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बीमार है बीमार है बीमार है, पिछले 10 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, बीमार है बीमार है बीमार है, और इस बीमारी के चलते आपको जली कटी सुनाती है। आपको क्या लगता है जीजू, किसी को पता नहीं चलता कि यह आपको क्या क्या कहती है? हम सब आपको भगवान के बराबर दर्जा देते हैं, यह सोच कर कि हमारी पागल बहन को आप निभा रहे हैं। अवनीत ने एक बार फिर उसे शांत करवाते हुए कहा, देव बस बहुत हो गया, तुम समझते क्यों नहीं, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। देव ने कंधे उचकाकर कहा, कोई मेहनत खराब नहीं होगी, कोई मेहनत खराब नहीं होगी, आप बेकार में अपनी जिंदगी इस लड़की के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। ऐसी कौन सी बीमारी है कि यह आपसे तमीज से बात नहीं कर सकती? कौन सी बीमारी है, इसे पागल ही होना
होना है ना तो ये पागल हो जाए, कम से कम तसल्ली तो होगी कि पागल हो गई है, इसी के लायक है। लेकिन अब तो इसने ना आपको जीने में छोड़ा रखा है ना ही मरने में। पीहू तो हैरानी से देव और अवनीत की बातों को सुन रही थी। वह यह सारी बातें पहली बार सुन रही थी। उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। अवनीत ने ही सबको उसकी बीमारी के बारे में बताने से मना किया हुआ था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।